तो आज की क्लास में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है आज हमें जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है उस ऑब्जेक्टिव का नाम है लैंग्वेज एंड टाइप्स। लैंग्वेज क्या होती है और उनके कितने प्रकार होते हैं, ये आज हमें पढ़ना है बहुत डिटेल में, है ना। लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लैंग्वेज होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन से मोड होते हैं, ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। तो सी लैंग्वेज के अंदर आज हमें जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है वो है लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो पहले देखते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन वाइज कहूँ व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज अ set of instruction set of instruction लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, निर्देश, है ना। जो भी निर्देश होते हैं, जैसे आप याद करिए कि थोड़ा बहुत अगर आपको लैंग्वेज आती है, जब आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या कोई भी आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसमें से पहले से बने हुए कुछ निर्देश होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। उन्हें फॉलो किए बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्रिंट एफ के थ्रू ही आप प्रिंट करवा सकते हैं, ये एक नियम है। आपको जो कोडिंग करनी है वो वॉइड मेन के अंदर ही होगी, ये भी एक रूल है। जो भी कोडिंग करोगे उसे करली ब्रेसेस के अंदर रखोगे, है ना। कोई भी जो लाइन होगी, जो भी आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट करना जरूरी होगा। तो ऐसे पहले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो इसी तरह से अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों या नियमों का जो समूह होता है। पहले से बने हुए कुछ फिक्स रूल हैं, उनको फॉलो करके जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसे कहा जाता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू हम एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। कल हमने फ्रंट एंड के अंदर ये पढ़ा है, वी कैन क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज के थ्रू हम एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या होते हैं, पहले से बने हुए निर्देशों का जो समूह होता है या इंस्ट्रक्शंस का जो समूह है, उसे लैंग्वेज कहा जाता है, जिसके द्वारा हम एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। डन। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। लैंग्वेज मैंने क्या बताया, पहले से बने हुए कुछ निर्देश हैं जिनको फॉलो करके हम कोडिंग करेंगे, है ना। कुछ रूल है, सेमी कॉलन से लाइन टर्मिनेट होगी, करली ब्रेसेस के अंदर ही चीजों को लिखना है। तो पहले से ही 8-10 रूल पहले से ही डिफाइन होते हैं। हैश इंक्लूड करके हेडर फाइल ऊपर लगानी है ना। तो ये सारे नियम पहले से बने हैं कि अगर आपको लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करनी है तो आपको ये रूल फॉलो करना है। डन। तो लैंग्वेज जो काम आता है, उसका काम होता है प्रोग्राम को क्रिएट करना, है ना। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, सबसे पहले क्या बनाता है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कौन से होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। जैसे पेंट ब्रश एक प्रोग्राम है, जो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जो भी जैसे आप सम का प्रोग्राम बनाते हो अपने कंप्यूटर पे, है ना, सम का प्रोग्राम बनाया। इसी तरह से आपने एक मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाया। तो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब कई सारे प्रोग्राम को मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे लैंग्वेज के थ्रू क्या क्रिएट किए जाते हैं, प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स के थ्रू क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे सिंगल प्रोग्राम हो, एक सिंगल प्रोग्राम हो या एक मल्टीपल प्रोग्राम हो, दोनों ही से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। एक सिंगल प्रोग्राम को भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, और कई सारे प्रोग्राम का जो कलेक्शन होता है उसको भी क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे आपने अभी कभी गौर किया होगा कि जैसे मान के चलिए जो हमारा एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये थर्ड कैटेगरी इधर पे आएगा, है ना। एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है, तो वो लैंग्वेज का नाम क्या है, डॉट नेट लैंग्वेज, जो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, इसके थ्रू क्रिएट किया गया। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट किए लैंग्वेज के थ्रू। तो किसी ने फाइल मेनू पे अपना प्रोग्राम बनाया, किसी ने एडिट मेनू पे वर्क किया, किसी ने व्यू मेनू पे वर्क किया। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट वाले ने किससे बनाए, डॉट नेट से। तो डॉट नेट वाला जो लैंग्वेज है, उससे किसी व्यक्ति ने फाइल मेनू पे पूरा काम किया। फाइल के अंदर भी आपको पता है, न्यू, ओपन, सेव एज जैसे ऑप्शंस होते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को काम दे दिया, क्या फाइल मेनू के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है उसको देखेंगे।
किसी व्यक्ति को दे दिया कि आप एडिट एडिट के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो देखेंगे, किसी को दे दिया कि भाई व्यू के अंदर जितने ऑपरेशंस होते हैं उन सबको आप देखेंगे। और जब ये सारे प्रोग्राम्स बन के तैयार हुए तो इनको क्या कर दिया गया, एक साथ ज्वाइन कर दिया गया, और एक ज्वाइन करने के बाद एक क्या पैकेज बन गया हमारा, MS वर्ड या MS ऑफिस, तो है ना। तो MS ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, जो प्रोग्राम की कैटेगरी में होते हैं। और डॉटनेट क्या है, हमारी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज के बीच में एक छोटी सी चीज होती है जिसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंगल प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर कहलाता है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है उसको भी हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिंगल एक प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर ये होगा इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज लैंग्वेज। तो थ्रू द लैंग्वेज वी कैन क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। पहली लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज। पहली लैंग्वेज जो है वो है मशीन लैंग्वेज। दूसरी जो लैंग्वेज है उसको कहा गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने वाली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल। हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो कौन सी है, हाई लेवल। तो टोटल लैंग्वेज जो होती है वो 3 टाइप की होती है, मशीन, असेंबली और हाई लेवल। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है पहले इसको समझते हैं। मशीन लैंग्वेज के अंदर देखो, कोई भी लैंग्वेज है ना उसके अंदर 2 कोड होते हैं। पहला होता है सोर्स कोड और दूसरा होता है मशीन कोड। पहला होता है सोर्स कोड, दूसरा होता है मशीन कोड। सोर्स कोड क्या होते हैं, जो यूजर द्वारा लिखे जाते हैं, जो हम लिखते हैं। जो हम लिखेंगे उसे कहेंगे यूजर वाले कोड। मतलब जो हम ABCD में जो भी कोडिंग करते हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी हम सामने कंप्यूटर पे लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहा जाता है। और मशीन कोड क्या होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर ABCD तो नहीं समझता, कंप्यूटर तो 0 1 समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, मशीन कोड। तो जो भी कोड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सोर्स कोड और मशीन कोड। ऐसे कोड जो यूजर के द्वारा लिखे जाते हैं, यूजर के द्वारा समझे जाते हैं, उन्हें सोर्स कोड कहते हैं। और ऐसे कोड जो मशीन या कंप्यूटर समझता है उसे क्या कहते हैं, बाइनरी कोड। डन। तो अब क्या हुआ, जब मशीन लैंग्वेज आई थी तो इसमें जो ये सोर्स कोड था ये बाइनरी में लिखा जाता था। सोर्स कोड कैसे लिखे जाते थे, बाइनरी में। और कंप्यूटर समझता भी क्या था, बाइनरी। कंप्यूटर जो समझता था वो, कंप्यूटर तो आज भी बाइनरी समझता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर समझता भी बाइनरी था, और कोड भी किस में लिखे जाते थे, बाइनरी में लिखे जाते थे। ठीक है। तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती थी। जैसे मैं बोलता भी इंग्लिश हूँ और सामने वाला समझता भी इंग्लिश है, तो मुझे कोई मीडिएटर या ट्रांसलेटर रखने की जरूरत नहीं थी। तो जो मशीन लैंग्वेज थी, इसमें जो सोर्स कोड थे वो कैसे लिखे जाते थे, बाइनरी में। सिंपल एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब, जैसे मुझे ए लिखना है तो ए का बाइनरी कोड मुझे याद होना चाहिए। कुछ मान लो अभी मैंने ऐसा लिख दिया है, ये होता नहीं है ना। तो मुझे अगर ए लिखना है लैंग्वेज के अंदर तो मुझे उसका पूरा बाइनरी कोड लिखना पड़ेगा। अगर मुझे बी लिखना है तो मुझे उसका बाइनरी कोड याद होना चाहिए, जो भी उसका बाइनरी कोड होता है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये होते नहीं है, ठीक है। तो मुझे उसका बाइनरी कोड याद होना चाहिए। तो अगर मैं कोई भी अल्फाबेट लिखूं या कोई भी सिंबल बनाऊं तो उसका मुझे क्या पता होना चाहिए, बाइनरी कोड। मतलब जो यूजर लिख रहा है वो भी बाइनरी कोड में ही लिख रहा है, और कंप्यूटर भी क्या समझ रहा है, बाइनरी में। तो बीच में मुझे मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो सोचो ये कितना टफ प्रोग्रामिंग होती थी, कितनी टफ लैंग्वेज थी। क्योंकि इसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो ए का भी बाइनरी कोड आना चाहिए, बी का भी बाइनरी कोड आना चाहिए, सी का भी, मतलब हर चीज बाइनरी में लिखना है ना। तो इसलिए ये थोड़ी टफ होती थी। तो ये क्या कहलाती है, इन दिस लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज सोर्स कोड आर रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। जो सोर्स कोड थे वो कैसे लिखे गए, बाइनरी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। किसमें,
मशीन लैंग्वेज में। डन। तो ये जो मशीन लैंग्वेज थी, इसमें जो सोर्स कोड थे वो बाइनरी में लिखे जाते थे, और कंप्यूटर समझता भी क्या है, बाइनरी, इसलिए मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो मशीन कोड होते हैं ये आज तक नहीं बदले, ये आज भी बाइनरी है, बदले क्या है, केवल सोर्स कोड। डन। अब दूसरी लैंग्वेज पे आते हैं। अब दूसरी लैंग्वेज में भी यही चीज होती थी। दूसरी लैंग्वेज जो थी वो असेंबली लैंग्वेज है। इसमें क्या होता था, जो सोर्स कोड थे वो यूजर द्वारा जो लिखे जाते थे, वो सोर्स कोड सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होते थे। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस। और कंप्यूटर समझता क्या था, बाइनरी। यहाँ पे जो भी कोडिंग की जाती थी वो सिंबल के रूप में की जाती थी। जैसे मुझे ए लिखना है, तो ए का सिंबल मैंने मान लिया स्टार या @, बी का सिंबल मैंने मान लिया परसेंटेज। कुछ इस तरह से, मतलब सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होते थे हर चीज के लिए। जैसे मुझे अगर रवि लिखना है, तो उसका सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन एक मैंने मान लिया स्टार, है ना। ऐसा होता नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मतलब हर चीज क्या होती थी, सिंबल के रूप में होती थी। अब जो यहाँ पर जो सोर्स कोड जो यूजर लिख रहा है वो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है, पर कंप्यूटर समझता क्या है, बाइनरी 0101, है ना। तो यहाँ पे बीच में लगाना पड़ा ट्रांसलेटर। यहाँ पे बीच में लगाना पड़ा ट्रांसलेटर, और उस ट्रांसलेटर का जो नाम था उसको कहा गया असेंबलर। ये ध्यान रखिएगा, जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है उसे असेंबलर कहा जाता है, उस तरह के ट्रांसलेटर को। तो ट्रांसलेटर का काम क्या था, जो भी सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस में लिखे गए कोड हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देना, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। ऊपर मशीन लैंग्वेज में क्या था कि मैं लिख भी बाइनरी में रहा हूं, कंप्यूटर समझ भी बाइनरी में रहा है, तो बीच में मीडिएटर या ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब असेंबली लैंग्वेज आई तो उसने सोर्स कोड को बाइनरी से हटा के क्या कर दिया, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कर दिया। नहीं तो कौन याद रखेगा कि ए का बाइनरी कोड क्या होता है, बी का बाइनरी कोड क्या होता है, कितने सारे सिंबल्स होते हैं, कितने सारे लेटर्स होते हैं, क्या सबका आदमी बाइनरी कोड याद रखेगा क्या, नहीं। तो उन्होंने बाइनरी कोड की जगह पे क्या कर दिया, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस। तो सिंबल पहचानने में आसान होते थे। पर यहाँ पे जो भी हम सिंबल्स में कोडिंग करेंगे वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है। तो बीच में एक ट्रांसलेटर लगाया गया जिसका नाम था असेंबलर। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज असेंबलर, तो असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर which is used to translate symbolic instructions code into binary code. असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जिसकी सहायता से हम सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस में लिखे गए कोड को बाइनरी कोड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज अ ट्रांसलेटर, है ना, ध्यान रखिएगा ये। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, इन दिस लैंग्वेज सोर्स कोड are written in symbolic format। जो सोर्स कोड थे वो कैसे लिखे जाते थे, सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखे जाते थे। किस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा जो बाइनरी वाला झंझट था थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि बहुत टफ होती थी। डन। अब जो तीसरी लैंग्वेज जो आज की डेट में चल रही है उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, थोड़ा उसे देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा जो आज चल रही है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो आज उसमें भी क्या होते हैं, सोर्स कोड जो यूजर द्वारा लिखे जाते हैं और मशीन कोड जो कंप्यूटर समझता है। बट यहाँ पे जो यूजर सोर्स कोड लिखता है ये हो गई इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में कोड लिखे जाने लगे, है ना। जो भी हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे क्या हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं। सी आउट, सी इन, हैश इंक्लूड। तो यहाँ पर जो सोर्स कोड थे वो इंग्लिश हो गए, पर कंप्यूटर अभी भी क्या समझता था, बाइनरी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो फिर बीच में क्या लगाना पड़ा, ट्रांसलेटर। और यहाँ पर दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। पहले ट्रांसलेटर का नाम होता है इंटरप्रेटर, और दूसरे ट्रांसलेटर का नाम होता है कंपाइलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। There are two types of translator,
फर्स्ट इंटरप्रेटर, सेकंड इज कंपाइलर। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर भी एबीसीडी नहीं समझता, कंप्यूटर क्या समझता है आज भी, 0 1, तो बीच में मुझे ट्रांसलेटर लगाना पड़ा। तो जो पुरानी लैंग्वेज थी, कोबोल, पास्कल, ये सब क्या यूज करती थी, इंटरप्रेटर। पर जो लेटेस्ट लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये कंपाइलर यूज करती है। अब दोनों में अंतर क्या है, जो इंटरप्रेटर है ये लाइन वाइज ट्रांसलेट करता है, चीजों को कैसे ट्रांसलेट करेगा, लाइन वाइज, मतलब एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता हुआ चलेगा। जबकि कंपाइलर जो ट्रांसलेट करता है ये पेज वाइज ट्रांसलेटर है, इट इज अ पेज वाइज ट्रांसलेटर। ये जो भी ट्रांसलेट करता है ये पूरा का पूरा पेज एक साथ ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन ट्रांसलेट नहीं करता है ना। इसको एक एग्जांपल, जैसे आपने सी में तो प्रोग्राम चलाया, तो आपको तो कंपाइलर का एग्जांपल पता ही होगा कि आप पूरा प्रोग्राम एक साथ बना लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम को कौन सी शॉर्टकट की से, अल्ट F7, इस शॉर्टकट की से आप क्या करते हैं, कंपाइल कर, सॉरी अल्ट F9, अल्ट F9 से आप क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। तो जैसे आप कंपाइल करते हैं तो उसमें जितने भी एरर्स होते हैं वो एक साथ शो हो जाते हैं। तो कंपाइलर तो आपने सी प्लस प्लस में या सी में देखा ही है। लाइन वाइज ट्रांसलेटर कैसा होता है, जैसे एमएस वर्ड होता है, तो एमएस वर्ड में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो तुरंत नीचे रेड लाइन आ जाती है, तो वो तुरंत के तुरंत चेक करता है और तुरंत के तुरंत गलतियां बताता है। तो इस तरह के जो ट्रांसलेटर होते हैं उससे कहते हैं लाइन वाइज ट्रांसलेटर, मतलब इंटरप्रेटर। और ऐसे ट्रांसलेटर जो पेज वाइज ट्रांसलेट करते हैं, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, कंपाइलर, है ना। तो ध्यान ये रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कितने ट्रांसलेटर थे, 2, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जो पुरानी लैंग्वेज थी वो इंटरप्रेटर यूज करती थी और जो नई लैंग्वेज है वो कंपाइलर यूज करती है। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर यूज करती है। जैसे पाइथन, जो अभी एक लेटेस्ट लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर का यूज करती है। बट हमारे जो सी, सी प्लस प्लस, ये जो लैंग्वेज है ये क्या यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं। अब कई लैंग्वेज ऐसे होती है जो दोनों को सपोर्ट करते हैं, जैसे डॉट नेट। डॉट नेट जो होता है वो इंटरप्रेटर भी सपोर्ट करता है और कंपाइलर भी सपोर्ट करता है, मतलब दोनों चीजों के साथ मिक्स काम करता है डॉट नेट जो लैंग्वेज होती है। तो डॉट नेट लैंग्वेज के जो इंटरप्रेटर का नाम होता है उसका नाम है JIT, और जो इसके कंपाइलर का नाम होता है उसका नाम होता है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये जस्ट आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ। उसी तरह से एक लैंग्वेज होती है जावा। जावा भी दोनों तरह की चीजें यूज करती है, इंटरप्रेटर भी यूज करती है, कंपाइलर भी। इंटरप्रेटर का नाम होता है जावा और इसके कंपाइलर का नाम होता है जावा सी। डन। तो ये जावा ये दोनों चीजें यूज करता है, फर्स्ट इज इंटरप्रेटर, सेकंड इज कंपाइलर। इस तरह से याद रखें, मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा है, पहले इंटरप्रेटर लिखा है फिर कंपाइलर लिखा है। तो डॉट नेट, जावा, ये जो जितनी भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं ये क्या सपोर्ट करती है, इंटरप्रेटर भी सपोर्ट करती है और कंपाइलर, मतलब दोनों के साथ मिक्स काम करती है। दोनों के अपने फायदे नुकसान अलग अलग है ना। तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो प्योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो आजकल लेटेस्ट में चल रही है। और सी, सी प्लस प्लस, ये जो है ये कंपाइलर यूज करते हैं, है ना। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे कंपाइलर की बात करते हैं, कंपाइलर जो होते हैं आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अल्ट F9 करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाता है। तो कंपाइल होने का मतलब क्या है, कंपाइल होने से आपने देखा होगा कि जितने भी एरर्स होते हैं, डिस्प्ले ऑल द एरर, डिस्प्ले ऑल द एरर ऑन स्क्रीन, जितने भी एरर होते हैं वो स्क्रीन पे क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ एरर्स, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं कि एक दो एरर, जितने भी उस प्रोग्राम में एरर हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई देने लगेंगे। तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज कंपाइलर, तो आप ये आंसर ना दें कि इट इज यूज्ड टू शो ऑल द एरर ऑन स्क्रीन, ये पूरे सभी तरह के एरर्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, नहीं। आपका पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि इट इज अ ट्रांसलेटर, ध्यान रखिएगा, इट इज अ ट्रांसलेटर, ये एक ट्रांसलेटर है, पहला पॉइंट हमेशा ये होगा, है ना। जिसके द्वारा हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इट इज अ ट्रांसलेटर। सेकंड, there are two types of translator, interpreter and compiler. Interpreter is used to translate program line wise and compiler is used to translate program page wise, है ना। और ये एरर दिखाने का भी काम करता है। अब एरर दिखने का मतलब क्या होता है उसको समझो आप, पहले इस पॉइंट को समझो, एरर दिखने का मतलब क्या है। जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में ये सोर्स कोड और मशीन कोड को एक साथ रखना है, ठीक है।
तो पहले मैं बात करता हूँ ट्रांसलेटर की, है ना। तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे सोर्स कोड लिखा प्रिंट एफ, मैं अभी सी में पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे प्रिंट एफ में मैंने जो भी कोडिंग करनी थी वो कर दी। तो जैसे प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, पर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन भूल गया। मैं यहाँ पे सेमी क्योंकि सी प्लस प्लस क्या यूज करते हैं, कंपाइलिंग मशीन, जिसे EXE फाइल बोलेंगे, ओबीजे फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी एक फाइल बन जाएगी कंपाइलर के थ्रू। तो कंपाइलर के पास क्या होता है, इस प्रिंट एफ का बाइनरी कोड होता है। मान लो इस प्रिंट एफ का बाइनरी कोड जो है वो कुछ इस तरह है, मान लो कि वो है कुछ इस तरह का बाइनरी कोड है किस प्रिंट का, है ना। तो यहाँ पे प्रिंट में मैंने एफ नहीं लगाया और यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, डन। तो जैसे सेमी कॉलन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो 2 एरर दिखा रहा होगा, तो मैंने सेमी कॉलन लगा दिया तो 1 एरर हटा देगा। बट यहाँ पे एफ नहीं लगा। अब एफ नहीं लगा तो इसके पास जो कंपाइलर के पास जो बाइनरी कोड है वो किसका है, प्रिंट एफ का है, डन। बट मैंने एफ नहीं लगाया, और जब एफ नहीं लगाया तो वो जो भी कोडिंग है वो पूरी किसके पास जाएगी, कंपाइलर के पास। और कंपाइलर के पास जो उसका बाइनरी कोड है, कंपाइलर किसको दे देगा, मशीन को दे देगा, ठीक है। तो जो भी उसके पास मशीन कोड पर, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है, तो जब वो यहाँ पर आएगा कि प्रिंट का बाइनरी कोड क्या होता है, तो उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि बाइनरी कोड तो किसका होता है, प्रिंट एफ का, प्रिंट का होता ही नहीं है। तो वो बोलेगा कि मैं इस लाइन को समझ नहीं पा रहा, प्लीज इस लाइन को सुधारिए, तो इसे कहते हैं एरर, है ना। तो एरर का मतलब क्या होता है, वी कांट ट्रांसलेट, मैं इस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो उससे क्या बोला जाता है, एरर। तो ध्यान रखिएगा, ये एरर का मतलब क्या है, कंपाइलर क्या करता है, इट इज अ ट्रांसलेटर। तो एरर क्यों दिखाता है, क्योंकि ये उस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। जो भी प्रिंट एफ, जो भी इसका कोड है, वो बाइनरी कोड इसको ट्रांसलेट करके आगे नहीं बढ़ा पा रहा, तो इसलिए इससे बोला जाता है ट्रांसलेटर। एरर फाइंडर नहीं बोलते। आप इसको दूसरे पॉइंट में बोल सकते हो कि इट इज अ एरर फाइंडर, बट फर्स्ट पॉइंट में इट इज अ ट्रांसलेटर, है ना। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट तो लिख ही दिए, और अगर आपको थर्ड पॉइंट लिखना है तो इसमें लिख सकते हो कि इट इज अ पेज वाइज ट्रांसलेटर। हाँ पूछो। पर इस फिर इसमें एरर का कैसे पता चलेगा? एरर ही दिखाता है। एक्चुअल में मैं क्या बता रहा हूँ कि एरर का मीनिंग क्या है। एक्चुअल में जो कंपाइल हम करते हैं ना प्रोग्राम को, तो एक्चुअल में क्या होता है, पूरे एरर शो हो जाते हैं, है ना। तो देखिए ना, दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो डिस्प्ले एरर हो जाएंगे। पर डिस्प्ले एरर होने का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है वी कांट ट्रांसलेट दिस लाइन, वी कांट ट्रांसलेट दिस लाइन, इसका मतलब होता है एरर। एरर का मीनिंग क्या है कि मैं इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता, प्लीज इसे चेक करो। तो इस जो ट्रांसलेट होता है ना, यस तो सर। उसका मीनिंग ही होता है कि एरर, कहने का मतलब ये है। तो अगर उसके पास प्रिंट एफ का बाइनरी कोड नहीं है तो वो आगे सप्लाई नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए बोला जाता है। यस। तो यहाँ पे मैं यस वर्ड का सर। मीनिंग बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपको बाइबा में पूछता है तो आपको बोलना है इट इज अ ट्रांसलेटर नॉट अ कंपाइलर, इज अ ट्रांसलेटर नॉट अ एरर फाइंडर। एरर फाइंडर का मतलब होता है वी कांट ट्रांसलेट, यस सर। डन। तो यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट लिख दिया। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, म्यूट करो अपने आप को। अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि आपने अगर सी या सी प्लस प्लस के कोई प्रोग्राम पढ़े होंगे या चलाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि 2 तरह के एरर आते हैं। पहला होता है एरर और दूसरा होता है वार्निंग। कभी गौर किया है ना, वार्निंग। तो 2 तरह के एरर आते हैं, एक एरर होता है और एक वार्निंग होता है। कभी किया जब आपने अल्ट F9 किया हो, तो 2 तरह के एरर आते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है जीरो, और इस तरफ भी लिखा रहता है जीरो, कुछ इस तरह से प्रीव्यू रहता है इसका। और वार्निंग में भी रहता है जीरो, और इस तरफ भी रहता है जीरो, है ना। तो इस तरह की अगर कोई एरर आता है तो वो इस तरह की विंडो दिखाता है, और अगर एरर नहीं होता तो इस तरह की विंडो दिखाता है। और अगर एरर होगा तो कुछ एरर जो भी होंगे वो दिखा देगा कि कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं, कुछ इस तरह से दिखाता है कि 1 एरर है कि 2 एरर है। तो यहाँ पर कंपाइल जब हम प्रोग्राम को करते हैं तो 2 तरह के एरर आते हैं, एरर और वार्निंग। अब एरर और वार्निंग में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो क्या, एरर और वार्निंग में क्या डिफरेंस है। देखो एरर और वार्निंग में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे
मेरे पापा हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा घर के बाहर नहीं जाना। वो घर के बाहर हमसे बोला कि घर के बाहर नहीं जाना, पर वो गेट खुला छोड़ के चले गए। अब वो गेट खुला छोड़ के चले गए, तो अब पापा तो घर में है नहीं, तो अपने पास दो ऑप्शन है, हम उनकी बात मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। हम चाहें तो घर में रुक भी सकते हैं और चाहें तो बाहर भी जा सकते हैं, मतलब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। बट अगर इस केस में पापा ने बोला कि भाई एक दूसरा केस लेते हैं, उसमें पापा ने बोला गेट के बाहर नहीं जाना, और वो दरवाजे में ताला लगा के चले गए। अब दरवाजे में ताला लगा के चले गए तो हमारे पास कितनी चॉइस है? केवल एक, हम जा ही नहीं सकते, है ना। तो सीधी सी चीज है, जो वार्निंग होती है उसको इग्नोर कर सकते हैं, जबकि एरर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो एरर जो होती है, मतलब बिना लॉक हटाए, बिना ताला खोले आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो एरर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर एरर को इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि जबकि वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं। अभी इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं, जबकि एरर को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। अब इसका मतलब समझो कि जैसे मान के चलो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें कितने एरर आ गए? 10 एरर आ गए, और वार्निंग कितनी है? 0 0, पर एरर कितने आ गए? 10 एरर आ गए। तो आप इन 10 एरर को हटाए बिना प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। बट इसी की उल्टी सिचुएशन ले लें कि यहाँ पे 0 एरर है पर वार्निंग आ गई 10, तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, है ना। पर एरर क्या होनी चाहिए? 0। जब एरर 0 होंगे तभी प्रोग्राम रन हो पाएगा, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। पर वार्निंग कितनी भी आ जाए, प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएगा। अब वार्निंग कैसे आती है? वार्निंग जैसे आती है कि मैंने क्या किया, कि एक एग्जांपल लेते हैं वार्निंग। जैसे मान के चलिए मैंने एक इंटीजर ए बनाया, और ए को मैंने पूरे प्रोग्राम में कहीं यूज ही नहीं किया, मतलब मैंने बना के रख दिया बट इसको मैंने पूरे प्रोग्राम में कहीं यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पर आएगी वार्निंग कि आपने ए बनाया बट इससे यूज नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर वार्निंग आएगी, एरर नहीं आएगा। तो एरर हमेशा 0 होंगे, पर वार्निंग क्या आएगी कि आपने ए बनाया बट इसको प्रोग्राम में यूज नहीं किया। तो क्या इसके कारण प्रोग्राम गलत हो जाएगा? क्या नहीं होगा। हमने ए बनाया बट उसको यूज नहीं किया, तो उसके कारण कोई प्रोग्राम तो गलत हो नहीं जाएगा। डन। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं उनको बोला जाता है वार्निंग। और जो एकदम सिंटैक्स मिस्टेक होती है कि मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, या फिर मैंने प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, है ना, या फिर मैंने स्कैन एफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, या जहां %d लेना था वहां %f ले लिया, तो ये एरर कहलाते हैं। जबकि वार्निंग क्या होती है कि आपने कोई चीज बना दी बट उसको हम आगे यूज नहीं कर पाए, या उसको लॉजिकली कुछ मिस्टेक कर दी, तो वो वार्निंग देगा, ना कि एरर देगा। डन। तो एरर और वार्निंग में यह डिफरेंस होता है कि एरर को इग्नोर कर सकते हैं, जबकि वार्निंग को इग्नोर नहीं कर सकते, जबकि वार्निंग को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास इतनी ही है। पूछो। सर इसमें मतलब सी लैंग्वेज के वाइवा में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? अभी जैसे मैंने बताया है ना कि अगर आप जैसे इंटरव्यू वगैरह देने गए तो आपको छोटी चीजों में पकड़ेंगे, जैसे एरर और वार्निंग में क्या डिफरेंस होता है बताओ, है ना। एरर को इग्नोर कर सकते हैं, वार्निंग को यस इग्नोर, सर। सॉरी, एरर को इग्नोर नहीं कर सकते, वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर क्वेश्चंस होते सकते। हैं, है ना। इसी तरह से बाइबा में क्वेश्चन पूछेंगे, यस मतलब सर। छोटी चीज में आपको पकड़ेंगे। दूसरी चीज पूछेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज में कितने ट्रांसलेटर होते हैं। अब देखो ये मुझे अलग से पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। और मैं यहाँ पे ये भी बताता जा रहा हूँ कि कौन सी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, कौन सी कंपाइलर यूज करती है। कुछ लैंग्वेज ऐसे इंटरप्रेटर यूज करती है, और कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो कंपाइलर, और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो दोनों यूज करती हैं, इंटरप्रेटर भी यूज करती हैं और कंपाइलर भी यूज करती हैं। पूछो। यस सर। है ना। तो इसी तरह से बाइबा सर में कोई क्वेश्चंस डाउट नहीं पूछे है। जाते हैं।